नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत कांग्रेस सांसद धीरज साहू से। इनकम टैक्स के छापों में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने के बाद धीरज साहू पहली बार सामने आए। उन्होंने कहा कि जो रकम बरामद हुई है वो मेरी फर्म की है। इस पैसे का कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है। सारा पैसा मेरा नहीं है, ये मेरे परिवार और दूसरी फर्म का पैसा है। मैं हर चीज का हिसाब दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बिजनेस लाइन में नहीं हूं। आयकर विभाग को ये तय करने दीजिए कि ये काला धन है या फिर सफेद। आयकर विभाग के सवालों का जवाब मेरे परिवार के सदस्य देंगे। बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जो हो रहा है उससे मैं दुखी हूं। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में धीरज साहू और उनसे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर 9 दिन तक छापे चलते रहे। इस दौरान इतना कैश मिला कि नोट गिनने वाली मशीनें तक खराब हो गई। 350 करोड़ से ज्यादा की रकम को बैंकों में भिजवाने के लिए 200 से ज्यादा बैग और ट्रकों की मदद ली गई। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है तथा हमारा जो भी कारोबार है वह बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वो शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। बलदेव साहू, शिवप्रसाद साहू एंड सन्स के नाम से हमारे है। दूसरा है रितेश साहू। ये तीनों फर्म हमारे रिश्तेदार के हैं। इसके अलावे हमारे और भी सारे रिश्तेदार लोग हैं, उनके नाम से भी है ये फर्म चलता है। और जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है वह सारा पैसा मेरा नहीं है। यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मास्टरमाइंड ललित झा की, जिसको 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ललित झा ने दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जयपुर से दिल्ली आते हुए उसने अपने साथियों के मोबाइल भी चला दिए ताकि सबूत मिटाए जा सके। ललित झा ने बताया कि सभी आरोपी साजिश के लिए कई बार मिले। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ललित ने पूछताछ में बताया कि वो सांसदों को डराना चाहता था, जिससे सरकार उनकी मांगों को मानने पर मजबूर हो जाए। साथ ही वो अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता था। दिल्ली पुलिस ये भी जानना चाहती है कि इन सब का संबंध देश विरोधी ताकतों से तो नहीं है। वहीं ललित झा की गिरफ्तारी से जांच में नया मोड़ भी सामने आया है। बीजेपी ने ललित झा के टीएमसी और दूसरी आरोपी नीलम के कांग्रेस से संबंध होने के आरोप लगाए हैं। हालांकि टीएमसी और कांग्रेस ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। 13 दिसंबर को लोकसभा की सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी का मास्टरमाइंड माने जा रहे ललित झा ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में माना है कि उसने घटना के फौरन बाद सबूत मिटाने के लिए अपने 4 साथियों के मोबाइल फोन को आग के हवाले कर दिया है। अब सवाल ललित झा के राजनीतिक दलों के साथ संबंधों को लेकर भी उठ रहे हैं। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर हंगामा किया और चर्चा की मांग की। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच पश्चिम बंगाल से बीजेपी की लोकसभा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने तृणमूल के विधायक तापस रे के साथ ललित झा की एक तस्वीर जारी कर इस मामले में तृणमूल की मिलीभगत का आरोप लगा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर अपनी जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया है। ये तापस रे है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था। ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते हैं, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। आज पूरा स्पष्ट हो गया। Let them do the investigation, but trying to insinuate
The Trinamool Congress. उनको जांच करने दीजिए, लेकिन ये साबित करने की कोशिश करना कि टीएमसी इस साजिश का हिस्सा है, इसका उनको जवाब देना होगा। ये नीति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से देश को नहीं चलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को एक बयान देना चाहिए। Give a statement. Let him say that Trinamool Congress is in connivance. We want to hear that. बीजेपी ने दूसरे आरोपी नीलम के कांग्रेस पार्टी के साथ संबंध होने का भी आरोप लगाया है। गंभीर आरोप लगाया है अपोजिशन पार्टीज पे, कांग्रेस और तृणमूल पर। इस आरोप का आधार क्या है? इसका आरोप का आधार है कि एक जो नीलम नाम की कार्यकर्ता है वो कांग्रेस की कार्यकर्ता निकली है, एक ललित झा नाम का व्यक्ति टीएमसी से कलेक्शन निकला है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो जांच चल रही है उस एजेंसी को भी, कमेटी को भी करनी चाहिए। 100% करनी चाहिए और हो ही रही है। करनी चाहिए क्या? वो हो रही है भाई साहब, वो हो रही है और उसका जांच के निर्णय का इंतजार करें। ये सारे सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री आए, सदन में बयान दें, और जो बीजेपी के सांसद, मैसूरू के सांसद की भूमिका है उस पर कुछ टिप्पणियां करें, कुछ जानकारी दें, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जाहिर है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, लोकसभा में इस अप्रत्याशित सुरक्षा चूक की घटना को लेकर नए सवाल भी उठेंगे और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और शुभांग के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर राजस्थान से। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं भावुक हूं। राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के दौरान दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा राजे को मिठाई भी खिलाई। उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे के पैर भी छुए। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। समारोह शुरू होने से पहले अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत हंसी मजाक करते हुए भी नजर आए। ताजपोशी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी और घोषणा पत्र का पूरी तरह पालन करते हुए हम काम करेंगे। हमने राजस्थान में महिला और बाल का अत्याचार देखा है। हमारी ये सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल का अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार हमारी प्रमुख रूप से प्राथमिकताएं रहेंगी। कानून व्यवस्था हमारा प्रमुख विषय रहेगा। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सर्वे से समस्या है तो प्रॉपर तरीका अपनाएं, इसके बाद विचार किया जाएगा। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल का कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके बाद शाही ईदगाह और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं लोकसभा से निष्कासन के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट अब महुआ मोइत्रा की याचिका पर 3 जनवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें केस फाइल पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में सवाल पूछने के बदले कैश और गिफ्ट लेने का आरोप है, जिसके बाद संसद की एथिक्स कमेटी ने उनके निष्कासन की सिफारिश की थी। पटना के दानापुर की कोर्ट में शुक्रवार को शूटआउट से हड़कंप मच गया। दानापुर कोर्ट परिसर में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और कैदी छोटे सरकार की हत्या कर दी। बेउर जेल में बंद कैदी छोटे सरकार को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था, तभी बदमाशों ने फायरिंग की और अफरा तफरी मच गई। कैदी छोटे सरकार सिकंदरपुर का रहने वाला था और हत्या समेत कई मामलों में आरोपी था। हत्या करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
उनसे पूछताछ की जा रही है। और दानापुर से हमारे सहयोगी मनीष कुमार की रिपोर्ट देखिए। दानापुर कोर्ट परिसर का ये वही भाग है जहां पर आज दोपहर के बाद छोटे सरकार नामक एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि तुरंत ही दोनों ही हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्त में कर लिया और ये जो पूरी घटना है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो दोनों पुलिस की गिरफ्त में अपराधी आए हैं उनका कहना है कि उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ये सुपारी दी गई थी जिसके बदले में उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। छोटे सरकार के खिलाफ भी कई सारे मामले रहे, करीब 30 से अधिक मामले रहे हैं जिनमें अधिकांश हत्या, अपहरण और रंगदारी के मामले रहे हैं और उसने भी अपने जीवन काल में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम दिया था। और पुलिस का कहना है कि आज ये जो घटना हुई है वो प्रतिशोध की घटना है, लेकिन निश्चित रूप से कोर्ट परिसर के अंदर इस तरीके से घटना को अंजाम देना, एक अपराधी को की हत्या किया जाना बिहार के खासकर राजधानी पटना के विधि व्यवस्था के ऊपर में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि यहाँ पर जो पुलिस बल की एक तरह से उनका डिप्लॉयमेंट था जिसके कारण जो है तुरंत ही अपराधियों को गिरफ्त में लिया गया, वो यहाँ से निकल नहीं पाए। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अब वो मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो भी कोर्ट परिसर है, वो चाहे ये दानापुर का ये कोर्ट परिसर हो या राजधानी पटना के के अंदर जो अलग अलग कोर्ट परिसर हैं, वहाँ पर आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करना होगा, नहीं तो अपराधी इसी तरीके से घटना को अंजाम देते रहेंगे। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पंजाब पुलिस के पूर्व सिपाही जगदीप सिंह उर्फ दीप सिंह को पुलिस ने हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जगदीप सिंह 7 फुट 6 इंच लंबे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को बॉर्डर पार से हेरोइन आने की खबर मिली थी। जांच के दौरान पूर्व सिपाही जगदीप सिंह की कार की तलाशी भी ली गई और उसमें 500 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस ने जगदीप सिंह के साथ उसके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये भी पता चला है कि पूर्व सिपाही और मशहूर होने के चलते उसे अक्सर चेक पोस्ट पर नहीं रोका जाता था। इस साल के शुरू में अडानी समूह को जो घाटा हुआ उसकी काफी हद तक भरपाई समूह ने कर ली है। कुछ लिस्टेड कंपनियों के शेयर काफी ऊंचे जा रहे हैं। अब जानकार और ग्लोबल मीडिया भी इन तथ्यों को रख रहे हैं। साक्षी बजाज इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं। गौतम अडानी का कठिनाई से भरा हुआ साल का शायद अब सुखद अंत हो रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जिसका टाइटल गौतम अडानी कैन अफोर्ड अ स्माइल अबाउट क्राइसिस ईयर है, अडानी ग्रुप के लॉसेस बहुत कम हुए हैं और दिसंबर 14 तक $64 बिलियन पर हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स अभी भी 18% नीचे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑल टाइम लो से 75% से भी ज़्यादा रिकवर हुए हैं। जनवरी 24 तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद याद रखिए अडानी पोर्ट्स के शेयर्स जो हैं 36% ऊपर गए हैं तब से, और अडानी पावर के शेयर्स 89% ऊपर गए हैं तब से। अगर हम ओवरऑल शेयर्स देखें तो जनवरी लोज से अडानी ग्रुप के 10 लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स कम से कम 70% रिकवर हुए हैं। एक्सपर्ट्स और ग्लोबल मीडिया का मानना ये है कि GQG पार्टनर्स और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स ने सेंटिमेंट बूस्ट किया है और अडानी ग्रुप के कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट में US गवर्नमेंट की बड़ी इन्वेस्टमेंट ने भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है मजबूत किया है। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस कहानी में भारत जीतने वाला है। याद रखिए कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में गौतम अडानी देश के सबसे बड़े प्राइवेट ऑपरेटर हैं, जैसे कि पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, और भारत विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अडानी ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे भारत के ऑयल इंपोर्ट्स में कमी आएगी। साक्षी बजाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं अडानी समूह के नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म ग्रीन टॉक्स के तीसरे संस्करण में शुक्रवार को देश भर के अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे उद्यमी जुटे। उन्होंने जो कुछ बताया और दिखाया उससे पता चलता है कि वो चुपचाप कैसे देश, समाज और दुनिया को बेहतर बनाने का जतन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी भी मौजूद थे। Please welcome our host for this event, our chairman of the Adani Group, Mr. Gautam Adani.
तो अभी 75% लोग अभी भी साइकिल पे चलते हैं, 75%। देश के दूरदराज इलाकों में अपने काम से घरों को रोशन करने वाले, लोगों को राहत पहुंचाने वाले तमाम लोग और संगठन जुटे ग्रीन टॉक्स में। अदानी समूह के इस सामाजिक प्लेटफॉर्म पर वो दिखाते रहे अपना काम। यूपी के गांव से लेकर राजस्थान के इलाकों तक ऐसी पहलकदमियां जो आकार में छोटी हैं मगर असर में काफी बड़ी हैं। इस मौके पर अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी की उपस्थिति उनका हौसला बढ़ाती रही। Let me start off by thanking the chairman, Mrs. Adani, for the foundation that they have built. Green Talks. मसलन ध्रुव विद्युत डिवेक नाम का एक बॉक्स लेकर आए जो एक साइकिल में लग सकती है, जिसके बाद लोगों के लिए लंबी दूरी तय करना बहुत आसान हो जाता है। मसलन ओनर्जी नाम की कंपनी जो ऐसे सौर प्लेट बना रही है जो अस्पतालों में अचानक बिजली चली जाए तो काम कर सके। मसलन मरूत ड्रोन्स जो ऐसे ड्रोन बना रहे हैं जिनकी मदद से नदियों तालाबों में मलेरिया उन्मूलन के लिए छिड़काव हो रहा है। मैं चंद्रकांत वजे, मैं अदानी इलेक्ट्रिसिटी में सर्विस करता हूँ। करीबन ग्रीन टॉक्स में बिल्कुल दिल छू देने वाली कहानियां भी सामने आती रहीं। अदानी इलेक्ट्रिसिटी में काम करने वाले चंद्रकांत वजे ने बताया कि रोबो बायोनिक्स ने किस तरह कृत्रिम हाथ लगाकर उनकी जिंदगी बदल डाली। आज मैं मेरा हाथ लगा के बैठा हूँ, सबके सामने मैं जाके खड़ा हो सकता हूँ, इसलिए मैं अदानी साहब और ग्रीन टॉक को शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे रोबो बायोनिक्स की मदद से ये हाथ प्रदान किया। मैं सोच से सक्षम हूँ, इसलिए मैं सक्षम हूँ। ग्रीन टॉक्स में ऐसी संस्थाएं और नजर आईं। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने वाले हक दर्शक। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने ट्वीट किया, भारत के युवा सामाजिक उद्यमी अदानी ग्रीन टॉक्स के तीसरे संस्करण में अपनी अविश्वसनीय पहल प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत के सबसे दुर्गम हिस्सों और बिल्कुल आखिरी छोर तक पहुंचने की उनकी प्रतिबद्धता सचमुच काबिले तारीफ है। इन नए स्टार्टअप्स हक दर्शक ओनर्जी, मरूत ड्रोन्स, PRESPL और ध्रुव विद्युत में अपने नायाब संस्थापकों के नेतृत्व में एक नए भारत के भरोसे और शक्ति की झलक मिलती है। वाकई ये सामाजिक उद्यमी उन कोनों को रोशन कर रहे हैं, उन जिंदगियों को राहत दे रहे हैं जहां दूसरों का पहुंचना आसान नहीं। अदानी ग्रीन टॉक्स का ये कार्यक्रम एक बेहतर भारत का भरोसा बनकर सामने आया है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम मोदी शनिवार को हजारों लाभार्थियों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 राज्यों के लोगों से संवाद करेंगे। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के देवरिया और अयोध्या में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस दौरान मोदी की गारंटी वाली LED वैन भी कई गाँवों में पहुंची। इस यात्रा को केंद्र सरकार के विकसित भारत एट 2047 विजन के तहत निकाला जा रहा है। इसका मकसद है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।